तो राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। वो नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, विषय तो दिखा था सूचना के अधिकार। आज हम सूचना के अधिकार ला जाने के प्रयास करबो। ये वीडियो में वीडियो हिंदी में रहेगा, परेशान मत होइए। भाषा को लेकर के अपनी भाषा पे गौरव करना सीखिए। तो चालू करते हैं विषय को। विषय क्या है हमारा? सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन में ज्यादा समय बिल्कुल नहीं रहो, सीधा टॉपिक पे। पर सबसे पहले जानेंगे परिभाषा। तो ये जो परिभाषा है वो सबसे पहले तो अपन जानते हैं कि सूचना आखिर होती क्या है। तो सूचना को लोकतंत्र की वह मुद्रा कहा गया है जो कि लोकतंत्र को सशक्त बनाने और एक उद्भव, जो सूचना का समाज का उद्भव है, वो कार्य होता है सूचना का। पर सवाल ये है कि परिभाषा जो खूबसूरत सी वो दी किसने? ये परिभाषा दी थी थॉमस जेफरसन ने। थॉमस जेफरसन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अमेरिका का संविधान लिखा था। दुनिया के सबसे छोटे संविधान, लिखित संविधानों में से आता है अमेरिका का संविधान। उन्होंने सूचना की परिभाषा देते हुए कहा था कि सूचना लोकतंत्र की वह मुद्रा है और जो किसी भी जीवित सभ्यता और समाज के उद्भव के लिए आवश्यक है। अब आते हैं कि सबसे पहले लागू किस देश ने किया था। सूचना के अधिकार को बहुत पहले ही लागू करने वाला देश था स्वीडन। ध्यान रखेंगे, यहाँ दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला ये कि सूचना का अधिकार सबसे पहले किसने लागू किया? स्वीडन। और वो कौन सा देश है जो मांगे जाने पर त्वरित बिना समय खोए सूचना देना सुनिश्चित करता है? वो देश भी है स्वीडन। उसने दिन या घंटे की कोई समय सीमा नहीं रखी है। भारत में यह समय सीमा न्यूनतम 48 घंटा है और बाकी 30-45 ये आप आगे जानते जाएंगे। पर ध्यान रखें, स्वीडन दुनिया का अकेला देश है जो मांगे जाने पर तुरंत सूचना देने वाला एकमात्र देश है। इसके बाद हम देखते हैं वैश्विक मान्यता सूचना के अधिकार के विषय पर। इसकी वैश्विक मान्यता की शुरुआत होती है यूएन महासभा की समिट में। साल था 1948 और ये तय किया गया कि दुनिया भर में सूचना के अधिकार को मान्यता मिलनी चाहिए। लोगों को ये जानने का हक है कि सरकारें, प्रशासन जो भी जिम्मेदारी ले रही हैं, जो भी कार्य कर रही हैं, उनके बारे में जनता हर एक पक्ष जान सके। इस इरादे से 1948 में इसे यूनाइटेड नेशन के लेवल पर घोषित किया गया। नाम रखा गया डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसमें इसकी व्याख्या की गई और जैसा कि मैं आपको दोहराया कि स्वीडन दुनिया में इसे अपनाने वाला इससे भी पहले, साल देखिएगा 1766, जब पूरी दुनिया को इस अधिकार का मतलब भी नहीं पता था, तब से अपना चुका था। फिर बात करते हैं इसे लागू करने के भारत में क्या प्रयास हुए। यहाँ दो चेहरे आप देख पा रहे होंगे। एक चेहरा आप देख पा रहे हैं अरुणा राय का, जो इस आंदोलन को चलाने वाली सबसे अग्रणी महिला कही जाती है। पर आखिर इस आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी? 1923 का साल था, अंग्रेज भारत पे शासन कर रहे थे और उन्होंने एक नीति बनाई थी जिस नीति को हम कहते हैं गोपनीयता अधिनियम 1923, सीक्रेसी एक्ट 1923। इस एक्ट में अंग्रेज सुनिश्चित करना चाहते थे कि प्रशासन में जो कुछ भी हो रहा है केवल उन तक सीमित रहे, भारतीयों को इसकी जानकारी ना रहे। भारत आजाद हुआ इस एक्ट को एज इट इज अडॉप्ट करके, यानी 1950 में जब हमारा संविधान बन करके लागू भी हो गया, तब भी इस एक्ट को जस का तस रहने दिया गया था और लोगों को प्रशासन के बारे में जानने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। यानी जनता से सूचना जो है वो छुपाई जा रही थी। संविधान लागू होने पर चूंकि ये व्यवस्था रही, इसलिए इसे एक जन आंदोलन में बदलना पड़ा। साल था 1990 का और ये जो महिला आप देख रहे हैं अरुणा राय, इन्होंने इस आंदोलन को हवा दी। एक संगठन था इनका, मजदूर किसान शक्ति संगठन, जिसके नेतृत्व करते हुए उन्होंने सूचना के अधिकार की वकालत की। बाद में 1997 में HD शौरी, ये दूसरे सज्जन शख्स जो यहाँ दिख रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और ऐसे कोई नॉर्मल सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है, IAS ऑफिसर थे HD शौरी, उनके नेतृत्व में एक कमेटी गठित हुई जिसने ये सलाह दिया कि हम किस तरह से सूचना के अधिकार अधिनियम ला सकते हैं। इनकी कमेटी के सुझाव के आधार पर ही सूचना का स्वतंत्रता विधेयक यानी फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल तैयार भी हुआ था साल 2002 में और लागू नहीं हो पाया। ये बिल तो तैयार हुआ, सदन ने मंजूरी भी दी थी, पर उसके बाद इसकी नियमावली बनाने का समय लेकर के इस बिल को कभी लागू होने ही नहीं दिया गया था। इसलिए हम एक बिल बनने के बाद भी सूचना के अधिकार को प्राप्त नहीं कर सके। पर फिर आखिर बिल को तो आना ही था। RTI बिल आया फाइनली दोबारा से। लोकसभा में 11 मई को पारित हुआ, राज्यसभा में 12 मई को पारित हुआ और राष्ट्रपति महोदय ने 15 जून को इस पर हस्ताक्षर किए। भारत के वैज्ञानिक राष्ट्रपति कहे जाने वाले APJ कलाम साहब उस समय देश के राष्ट्रपति थे जिन्होंने हस्ताक्षर किया। यहाँ 3 डेट निकल करके आई, 11 मई लोकसभा में पारित, 12 मई राज्यसभा में पारित और जून में आप देखेंगे तो 15 जून का तिथि। ये 3 डेट आप पहले याद रखेंगे
और उनके परे आपको जो सबसे ज्यादा याद रखना है वो है 12 अक्टूबर की तिथि। 12 अक्टूबर साल 2005 ये वो समय था जब इस अधिनियम को पूरे भारत के लिए लागू कर दिया गया। पर तब जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य वाली स्थिति प्राप्त कर रहा था, उसका अपना संविधान था, तो जम्मू कश्मीर को छोड़ करके बाकी के भारत में ये लागू हुआ था साल 2005 में। पर मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। मजे की बात यह है कि सूचना का अधिकार अधिनियम पूरे देश स्तर पे आने से पहले ही कुछ राज्यों ने इसे ऑलरेडी अपने राज्य स्तर पर तैयार कर रखा था। वो कौन से राज्य थे? तमिलनाडु और गोवा वो पहले राज्य थे जिन्होंने पहले ही इस प्रावधान बना लिए थे 1997 में। कर्नाटक साल 2000 में तैयार कर चुका था, दिल्ली ने साल 2001 में, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ने 2002 में और जम्मू कश्मीर 2004 में। मजे की बात है कि ये जम्मू कश्मीर में पहले से है, पर जब ये मेन अधिनियम आया तब जम्मू कश्मीर को छोड़कर कहा गया था इस प्रावधान में। 31 अक्टूबर साल 2019 को जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा समाप्त होकर के उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और उसके बाद से ये पूरे भारत में एक समान रूप से लागू है। पर फिर भी इसके अगर लागू करने की तिथि आए तो आप हमेशा चुनना 12 अक्टूबर 2005। तो ये कुछ डेट है जो बहुत जरूरी थी। अब आते हैं थोड़ा सा आगे डिटेल करते हुए कि आखिर इस कानून का संक्षिप्त नाम क्या है और इसके क्या प्रावधान है, क्या चेंजेस हुए। तो इसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 नाम दिया गया है। इसमें कुल 6 अध्याय हैं, 31 अनुसूचियां हैं, जिसमें से कुछ अनुसूचियां आपको देखनी पड़ेगी। धाराएं, माफी चाहूंगा, अनुसूचियां जो है वो 2 है यहाँ पे, सॉरी, है ना। धाराएं 31 है, अनुसूचियां 2 है। इसके बाद आते हैं संवैधानिक दर्जा। इसे संवैधानिक दर्जा भी प्राप्त है, मौलिक अधिकार का दर्जा मिला है 19(1) के ए में। 19(1) का ए क्या है? 19(1) का ए है आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। पर किस वाद में, किस केस में ये पहली बार सुनिश्चित हुआ? तो राजनारायण वर्सेस उत्तर प्रदेश वाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान रखेंगे। राजनारायण वर्सेस उत्तर प्रदेश वाद 1975-76 में पहली बार ये मामला उठा कि सूचना का अधिकार क्या मौलिक अधिकार होना चाहिए या नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था, डिसीजन दिया था कि इसे मौलिक अधिकार का हिस्सा होना चाहिए और सरकारों से ताकीद की थी कि आप इसको लेकर के अधिनियम बनाइए। तो ये अधिनियम हमें प्राप्त हुआ। तो ये केस पूछता है राजनारायण वाद, याद रखना है इसे। तो 6 अध्याय, 31 धाराएं और अनुसूची है 2। अनुसूचियों की संख्या शायद ही आपसे पूछे, धारा और अध्याय याद करने की कोशिश करिएगा। अब आते हैं कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया ये एक्ट, ये अधिनियम। इसका उद्देश्य है सरकार की कार्यशैली को पारदर्शी बनाना, ट्रांसपेरेंट बनाना। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाता हूँ, ये ध्यान दीजिएगा। कई बार क्या होता है कि जब सूचना का अधिकार हम पढ़ते हैं तो थोड़ा बेसिक तो सबको पता ही होगा, हम चाहते हैं, हम ये सोचते हैं कि सूचना का अधिकार का सीधा सा मायने ये है कि मांगे जाने पर सूचना मिले। पर सवाल ये है कि हमें सूचना मांगने की आवश्यकता क्यों पड़े? सरकार इतनी ट्रांसपेरेंसी, इतनी पारदर्शिता रखे कि वो अपनी तरफ से ही सूचना प्रदान करे, ये है मुख्य उद्देश्य। तो सरकार को सूचना के संदर्भ में पारदर्शिता अपनाना, इस उद्देश्य से मेन ये अधिनियम काम करता है। कभी ये मत सोचिएगा कि मांगे जाने पर सूचना को लेकर के ज्यादा बात की गई है, वो बात जरूर है प्रावधान में, पर सरकारों को ये ताकीद की गई है कि आप अपने मुख्यालय के बारे में, अपने कार्यालय के बारे में, अपने पदों के बारे में, कर्तव्यों के बारे में जनता को सूचित करें, वेबसाइट बनाकर, दफ्तर में चस्पा करके। तो ध्यान रखें, पहले तो सूचना छुपाई नहीं जानी है, और अगर छुपाई जाती है तो जनता को जानने का हक है। तो 2 यहाँ पर उद्देश्य हो रहे हैं। पहला, जनता सच जान सके, कोई भी चीज जो हो रही है वो जनता को पता चले, और दूसरा, अगर जनता को ये लगता है कि उसे सूचना नहीं मिल पा रही है, वो सूचना मांगने पर प्राप्त कर सके। तो सरकार की कार्यशैली को पारदर्शी बनाना, जवाबदेह बनाना, अकाउंटेबल बनाना, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना, नागरिकों को सूचना प्राप्त करने को सहल बनाना। इसीलिए मैं ये तीसरा पॉइंट बनाया। प्रशासन पर जनता के नियंत्रण को, आखिर सूचना से हम क्या करेंगे? प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करेंगे। देश ने बहुत बड़े घोटाले देखे, 2G स्कैम देखा हमने, कॉमनवेल्थ घोटाला देखा। सूचना के अधिकार के तहत अगर जानकारियां नहीं मांगी जा सकती तो कभी ये घोटाले सामने ही नहीं आते, इसलिए ये बहुत बड़ी शक्ति है। फिर बात करते हैं इसकी सीमाएं क्या है, इसके प्रॉब्लम्स क्या है। ये एक तस्वीर से मैं दिखाने का प्रयास किया हूं कि इसकी प्रॉब्लम्स क्या है। खूब सारे आवेदन हैं, उन आवेदनों के बीच कहीं छुपा हुआ आपका जानकारी है, वो निकालने में लगने वाला समय, लोगों को जागरूकता का अभाव। आप में से भी बहुत सारे लोग सूचना के अधिकार के बारे में कुछ भी नहीं जान रहे होते हैं, ये भी प्रॉब्लम है। सरकारी तंत्र की में समुचित इसकी व्यवस्था का ना हो पाना, और सूचना में विलंब हो जाना, देर हो जाना, और उस कारण से सूचना का महत्व समाप्त हो जाना। आपको चाहिए सूचना अभी, पर अगर आपको वो 1 साल बाद मिल रही है तो उस सूचना का अर्थ ही क्या रह जाएगा। इस तरह से हम यदि इसके प्रॉब्लम्स देखें तो प्रॉब्लम भी गिन सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि आखिर इसके प्रारंभिक प्रावधान क्या कहते हैं, शुरुआती प्रावधान।
तो सबसे पहले धारा 1 और 2 पे आते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही सुनिश्चित करता है कि सूचना का अधिकार है क्या, कैसे लागू होगा और कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा। तो धारा 1 में कहा गया है संक्षिप्त नाम और विस्तार। संक्षिप्त नाम क्या है? आरटीआई एक्ट 2005, यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। कब से लागू? याद रखेंगे डेट, 12 अक्टूबर 2005 से पूरे भारत में। पहले जम्मू कश्मीर नहीं था, 2019 के बाद से वो भी है। और ये भी ध्यान रखें, अधिनियम लागू होने के, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस एक्ट में साफ कहा गया था कि अधिनियम लागू होने के 120 दिन के भीतर प्रत्येक कार्यालय ये सुनिश्चित करे कि वह लोगों को लिखित रूप में या डिजिटल रूप में सूचना उपलब्ध कराए। तो अधिनियम को 120 दिन के भीतर हर कार्यालय में प्रभावी बनाना था। ये डेट याद रखिएगा, 120 दिन। अब यदि ये कोई भी नया कार्यालय, कोई भी नया ऐसा संरचना बनती है गवर्नमेंट की जो सूचना देने के लिए बाध्य है, तो अब 120 दिन नहीं मिलेगा। जब एक्ट आया था उसके 120 दिन की सीमा थी, अब तो वो सूचना के अधिकारों के साथ ही गठित होगा। फिर बात करते हैं इसके धारा 2 पर। धारा 2 में परिभाषाएं बताई गई हैं। परिभाषाएं किसकी? अभिलेख की परिभाषा की। किसे एक अभिलेख कहा जाएगा? 2 के 1 में सूचना का अधिकार क्या होगा? आई है वो, माफी चाहूंगा। सूचना का अधिकार 2 का जे, राज्य सूचना आयोग 2 का के, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त 2 का आई, राज्य लोक सूचना आयुक्त जो है एल एम, और पर व्यक्ति 2N। देखिए, इसको अगर आप एल एम आई जे ऐसे नहीं याद करना चाहते मत करिए, आप याद करिए सिर्फ 2 बोल करके, कोई दिक्कत नहीं है, वो सारे में आ जाएगा आपका। 2 के भीतर ही शामिल है। इतने डिटेल या डेप्थ में आपको जाकर के क्वेश्चन इसके नहीं बनाता, बट यहाँ जानकारी देनी थी तो आपको बता दिया गया। अब जानते हैं प्रमुख प्रावधान। किन प्रावधानों को हम डिटेल में जाने, तो यहाँ पर सबसे पहले तो जानते हैं यहाँ समुचित सरकार जो कि आपको सूचना देने के लिए बाध्य है, वो कौन है? वो कौन है जो सूचना देने के लिए जिम्मेदार है? इसमें समुचित सरकार का अर्थ है केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वो सभी के सभी इसका हिस्सा होंगे, हर शासकीय निकाय, इसके अलावा एनजीओ यदि सरकार द्वारा वह वित्त पोषित है तो, और केंद्र राज्य के अधीन आने वाली सभी संस्थाएं। यदि किसी भी प्राइवेट संस्था में भी सरकार द्वारा वित्त पोषण किया गया है, धन लगाया गया है, तो वह भी इसके लिए जिम्मेदार होंगी, अकाउंटेबल होंगी सूचना देने के लिए। इसके बाद आते हैं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी कौन होगा? तो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी वह व्यक्ति होगा जो सार्वजनिक सूचना, वह व्यक्ति जो सार्वजनिक प्राधिकरण के संदर्भ में सूचना उपलब्ध कराने के लिए बाध्य है। वह व्यक्ति जो आपको सूचना देने के लिए जिम्मेदार है, वही अधिकारी कहलाएगा केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी। पर उसके सक्षम या वो अधिकारी जो इसके बराबर आएंगे या अन्य विभागों के वो सभी अधिकारी कौन होंगे? यदि मामला लोकसभा विधानसभा का है तो स्पीकर होंगे वो अधिकारी। यदि राज्यसभा और विधान परिषद का है तो वहां के सभापति वो अधिकारी होंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मामले में वहां के मुख्य न्यायाधीश ये जिम्मेदारी उठाएंगे। और केंद्रीय संवैधानिक यदि प्राधिकरण है तो राष्ट्रपति होंगे वो अधिकारी। इसी तरह राज्य गठित संवैधानिक प्राधिकरण में राज्यपाल को सक्षम प्राधिकारी कहा गया है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ चुका है, सक्षम प्राधिकारी इनमें से कौन नहीं होगा या कौन होगा, तो ध्यान रखेंगे इस लिस्ट को। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे कि आखिर सूचना होती क्या है। बहुत सिंपल है, सूचना जो मेरे पास मौजूद है क्या वो सूचना आपके लिए सूचना है? नहीं। लोक अधिकारी जो हैं या जितने भी सरकारी कार्यालय जिनकी हम अभी सूची देख रहे थे, उनके लोक अधिकारियों के पहुंच में आने वाली हर इंफॉर्मेशन, चाहे वो लिखित रूप में हो, अभिलेख के रूप में हो, ई माध्यम से हो, वो सभी आती है सूचना के दायरे में। लोक अधिकारियों के पहुंच में आने वाली सभी सूचना, चाहे वो रिकॉर्ड हो, दस्तावेज हो, ईमेल हो, लॉग बुक हो, सलाह हो, कोई मत हो, प्रेस विज्ञप्ति हो, कोई आदेश हो, हर वो छोटी से छोटी चीज सूचना कहलाएगी जो किसी लोक अधिकारी के दायरे में आता है और जिसका किसी रूप में रिकॉर्ड रखा गया है। सिर्फ दिमाग में है तो आप उसे सूचना कैसे मानेंगे? या आप ये तो लगा नहीं सकते कि आपके दिमाग में मौजूद सूचना दीजिए। तो ये ध्यान रखिए, जो अधिकारी की पहुंच में हो और ऑन रिकॉर्ड हो वही कहलाएगी सूचना। क्लियर हो गया ये पॉइंट? अब बात करते हैं कि आखिर कैसे प्राप्त कर सकते हैं, किस रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो नागरिक को सूचना प्राप्त करने के अधिकार में क्या क्या शामिल है? सूचना वो मांग सकता है, स्वयं जाकर के वहां अवलोकन कर सकता है। जिस कार्यालय से आपको सूचना चाहिए आप वहां जाकर के खुद पहुंचिए, अवलोकन करिए। दूसरा, उसकी छाया प्रति मांगिए, प्रतिलिपि मांगिए या छाया प्रति जिसे कहते हैं, सैंपल प्राप्त करें। जैसे कोई चीज है जिसको सैंपल के रूप में ही देखा समझा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी शासकीय स्कूल के लिए गणवेश बनाया गया है, यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म बनाया गया है तो आपको यूनिफॉर्म मटेरियल देखना है
तो वो लिख करके बताया कि नीले रंग का कपड़ा था, इसके बजाय आप जाकर के सैंपल चेक करें कि उसकी क्वालिटी क्या थी, तो वो भी प्राप्त करने का आपको हक दिया गया है। इसके बाद आप ई माध्यम से भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? फ्लॉपी में आप प्राप्त कर सकते हैं। फ्लॉपी तो अब कहाँ यूज होती है, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, पेन ड्राइव हो गया, और आजकल तो हार्ड डिस्क का जमाना है, तो वहां भी आप सूचनाएं प्राप्त कर सकेंगे। तो आप सूचना किन माध्यमों से प्राप्त कर सकते हैं इसकी डिटेल और मिलेगी, बट यहाँ पर बेसिक जानकारी। आखिर सूचना का आवेदन कैसे किया जा सकता है? सूचना का आवेदन आप लिख करके करेंगे, आपके हैंड रिटन हो सकता है, टाइपिंग में हो सकता है, इसका फॉर्मेट वेबसाइट से मिल जाता है, वहां से आप कर सकते हैं। ई माध्यम से भी किया जा सकता है, कुछ वेबसाइट अलाउ करती हैं कुछ विभागों की, पर ध्यान रखें इसमें भाषा क्या प्रयोग की जा सकती है। या तो आप हिंदी में करें आवेदन, या अंग्रेजी में करें, या भारत की 8वीं अनुसूची में मौजूद 22 राजभाषाओं में से किसी भी भाषा में करें, वो एक्सेप्ट किया जाएगा। दूसरा, क्या जानकारी आपको मांगनी है उसका उद्देश्य बताना जरूरी है कि आपको ये जानकारी क्यों चाहिए। आपको जानकारी मांगने पर उसका उद्देश्य बताने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको वो पता बताना है जहां आपको जानकारी चाहिए। आप ये क्यों चाहते हैं, इसका क्या पर्पस है, ये बताने की जिम्मेदारी आप पर नहीं डाली गई है। ध्यान रखेंगे, जानकारी का उद्देश्य बताना जरूरी नहीं है, सिर्फ अपना पता दीजिए। इसके बाद आते हैं कब आपको जानकारी मिलेगी। तो ध्यान रखें, हर विभाग में एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की नियुक्ति होगी। अगर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से यानी कि लोक सूचना अधिकारी से आपने आवेदन किया है, तो वो 30 दिन में आपको सूचना देने के लिए बाध्य है। यदि किसी विभाग में असिस्टेंट भी है उसका, या जूनियर भी है उसका, यानी असिस्टेंट लोक सूचना अधिकारी है, तो 5 दिन का एक विंडो और खुल जाएगा, और टोटल 30 धन 5 यानी 35 दिन में वो सूचना दे सकेगा। यदि किसी व्यक्ति के जीवन की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ मामला है, हैबियस कार्पस वाला कोई मामला है, ऐसी स्थिति में 48 घंटे के भीतर सूचना दिया जाना जरूरी है। ये भारतीय सूचना के अधिकार में सबसे छोटा विंडो है टाइमलाइन का, मात्र 48 घंटे, यानी दिनों की संख्या में आपको पता ही वो कितना होगा। और याद रखेंगे, यदि मामला मानव अधिकार से जुड़ा हुआ है तो 45 दिन में सूचना दी जाएगी, और यदि मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है तो 30 दिन के भीतर सूचना दी जानी है। कुछ ऐसे विभागों के संदर्भ में भी जो निषिद्ध है सूचना मांगे जाने से, वहां भी इन मामलों में सूचना मांगी जा सकेगी। क्लियर है ये? तो ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ा टाइम विंडो यदि देखें तो हम चले जा रहे हैं 45 दिन का, अब सबसे छोटा टाइम विंडो देख रहे हैं तो हमारे पास है 48 घंटे का। बाकी कॉमन है 30 दिन, और यदि असिस्टेंट वाले को मिला तो 35 दिन का। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार बनता है। अब बात करते हैं कि आखिर सूचना के लिए आप कैसे अपील कर सकेंगे। धारा 27 के अनुसार अपील करने की छूट है। पहली अपील, जैसे आपने सबसे पहली बार सूचना मांगी और आपको नहीं मिल पाई सूचना, तो उसके खिलाफ आप अपील कैसे कर सकेंगे। 30 दिन यानी 1 माह के भीतर 50 रुपए का शुल्क लगा करके आप अपील कर सकेंगे, जबकि ऐसे शुल्क कितना है, 10 रुपए। सूचना का अधिकार जब सबसे पहली बार लगाएंगे और वहां सूचना नहीं मिली तो आप 50 रुपए के साथ आवेदन कर सकेंगे। उसका निपटारा 30 दिन से 45 दिन के भीतर किया जाना है। ये प्रश्न दो तरह से बनेगा। प्रथम अपील का शुल्क क्या है? 50 रुपए। प्रथम अपील का निपटारा कितने दिनों में किया जाना है? न्यूनतम 30, अधिकतम 45 दिनों के भीतर। द्वितीय अपील, तो ये द्वितीय अपील का पहले प्रावधान नहीं था। 17 मार्च 2006 को ये जोड़ा गया और इसमें कहा गया कि 90 दिन के भीतर आप द्वितीय अपील कर पाएंगे और उसमें शुल्क लगेगा 100 रुपए। थोड़ा बढ़ा दिया गया चार्ज, पर हाँ, इसमें भी वर्ग विशेष के लिए चार्ज नहीं, ये ध्यान रखिएगा। वर्ग विशेष कहने का मतलब यहाँ पे जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। आगे और डिटेल में देखेंगे। सूचना न देने पर क्या होगा? शास्ति, एक शब्द अक्सर लिखा हुआ मिलता है, इसका मतलब होता है दंड, ठीक है, पेनल्टी। तो शास्ति है 250 रुपए, जो लोक सूचना अधिकारी है उसके वेतन से काटा जाएगा पर डे, जब तक वो सूचना आपको दे ना दे। 30 दिन का उसे मिला था सूचना देने का समय, यदि वो नहीं दिया उसके बाद हर दिन वो 250 रुपए अपने वेतन से देने के लिए बाध्य होगा। ये राशि 250 होते हुए अधिकतम 25,000 रुपए तक जा सकती है, उससे ऊपर नहीं। उसके अभी वेतन बचे रहने देते हैं ना, बेचारा क्या ही बचाएगा सूचना ना दे पाया तो। उसकी नौकरी कल लगी, आज उसको सूचना देने बोल दिया गया, दिक्कत है। तो राज्य और जितने केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही भी हो सकेगी अगर उसने प्राथमिक स्तर पर आपको सूचना नहीं दी, कारण बताओ नोटिस जारी हो सकता है उसे। सूचना का शुल्क, आवेदन शुल्क है 10 रुपए, जो कि आप उस फॉर्म के साथ देंगे। बीपीएल जितने भी वर्ग हैं उन्हें 0 रुपए है, ये ध्यान रखेंगे। इसमें है किस रूप में भेजना है, चालान, मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट यानी डीडी जिसको बोलते हैं, नगद अगर दिए हैं आप कार्यालय में जमा तो उसकी रिसिप्ट वहां शामिल होनी चाहिए। ई स्टाम्प पहले नहीं था, 6 जनवरी 2021 से ई स्टाम्प भी अब जोड़ दिया गया है।
जिसमें आप आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने के अलावा यदि आप खुद जाकर के अवलोकन करना चाहते हैं जो जानकारी आपने मांगी है, तो पहला 1 घंटा तो आपको बैठाएंगे, चाय वाय पिलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। पर उसके बाद फिर जैसे जैसे 15 मिनट जाते जाएगा, हर 15 मिनट का आपको 5-5 रुपया चार्ज लगेगा। पहला 1 घंटा फ्री, बाद में हर 15 मिनट के पीछे आप कितना देंगे? 5-5 रुपए। फोटोकॉपी यदि आपने मांगी है, प्रति कॉपी 2 रुपए की दर से पड़ेगी। पर बीपीएल परिवार के लिए यह निःशुल्क है। शुरू में 50 पृष्ठ तक वो फ्री प्राप्त कर सकता है, यानी 100 रुपए मूल्य तक का वो फ्री प्राप्त कर सकता है। उसके बाद उसे भी चार्ज लगेगा। लेकिन यदि आपने सीडी डीवीडी के रूप में मांगा है, पहले फ्लॉपी भी था, तो 50 रुपए उसका निर्धारित शुल्क है। इसके अलावा अगर आप और कोई माध्यम से मांग रहे हैं तो जो बाजार मूल्य है उस मूल्य पर आपको वो लिया जाएगा। फिर आते हैं इसमें न्यायालय की भूमिका क्या है। कोई भूमिका नहीं दी गई न्यायालय को। सूचना के अधिकार के संदर्भ में अपील न्यायालय में नहीं की जा सकती, जिसे न्यायालयवाद से बाहर रखा गया है। और अधिनियम में संशोधन यानी इस अधिनियम पे कोई नया प्रावधान जोड़ना या पुराने प्रावधान को निरसित करने की शक्ति किसको दी गई है? पूरी तरह से केंद्र सरकार को सौंपी गई है। याद रखेंगे इसे। फिर बात करते हैं आखिर सबसे महत्वपूर्ण आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग क्या है, उसका गठन कैसे होगा और उसकी संरचना क्या होगी। तो केंद्रीय सूचना आयोग अध्याय 3 में दिया है, धारा 12, 13 और 14 में हमें इसकी जानकारी मिलती है। ये एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक यानी कि संविधान के नियमों के अधीन, ना कि संवैधानिक। सांविधिक कहा गया है, इसका ध्यान रखेंगे खास। दूसरा, इसकी स्थापना कब से हुई है? 2005, वही जिस डेट से सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। मुख्यालय कहाँ है इसका? नई दिल्ली। संरचना क्या होती है इसकी? एक मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं, चीफ, और उसके अलावा 10 और जो होंगे उन्हें सूचना आयुक्त कहा जाएगा। जूनियर वूनियर जैसा कोई शब्द नहीं कहा जाता। सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त जैसे निर्वाचन आयोग में होता है, उसी तरह से संरचना। इनकी नियुक्ति कैसे होगी? राष्ट्रपति द्वारा होगी। राष्ट्रपति खुद से करेंगे क्या? नहीं। इसका उत्तर है कि एक कमेटी एडवाइज करेगी। इस कमेटी में नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर होंगे, नंबर 2 प्राइम मिनिस्टर द्वारा नॉमिनेट एक कैबिनेट मंत्री होंगे, एक प्रधानमंत्री, एक उनके द्वारा नॉमिनेट किया गया कैबिनेट मंत्री, और एक होगा विपक्ष दल का नेता। विपक्ष दल का नेता यदि कोई पार्टी नहीं बना पाई है तो सदन में जो भी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है उस पार्टी का नेता भी विपक्ष नेता के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। अगर किसी दल को विपक्ष का दर्जा नहीं मिला है तो ऐसी स्थिति में वो समिति सिफारिश करेगी और उस सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति फिर नियुक्ति करेंगे। शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं। इस वाले पन्ने से आपका खूब क्वेश्चन बनेगा। फिर ध्यान रखेंगे कि आखिर उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए जो व्यक्ति बनना चाह रहा है। अच्छा, इसके लिए आवेदन फॉर्म निकलता है, पता है आपको? पूरा जैसे आवेदन फॉर्म जो हम लोग भरते हैं नौकरी के लिए, उस तरह से आवेदन फॉर्म निकलता है। उसे कोई भी अप्लाई कर सकता है। वो व्यक्ति जो सामाजिक क्षेत्र, प्रशासन, विधि, आर्थिक व्यवस्था, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कला, पत्रकारिता आदि क्षेत्र में एक्सपीरियंस्ड है, ऐसा कोई भी व्यक्ति उस आवेदन को कर सकता है। इन्हीं आवेदनों पर विचार करती है समिति। फिर आते हैं इसमें अयोग्यता कौन नहीं कर सकता। सांसद नहीं कर सकेंगे, विधायक नहीं कर सकेंगे, कोई ऐसा जो लाभ के पद पर है अभी वो नहीं कर सकेगा, किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति जो है वो इसमें आवेदन नहीं कर सकेगा। कार्यकाल ध्यान करेंगे, इसमें हर किताब अभी इसको अपडेट नहीं की है, अपनी मर्जी का पुराना डाटा चला रही है। सबसे अपडेट डाटा यहाँ पर है कि 3 वर्ष का कार्यकाल हो गया है, लेकिन 65 साल से ज्यादा उम्र का व्यक्ति इस पद पर नियुक्त नहीं किया सकता। तो कार्यकाल या तो 3 साल या 65 साल की आयु जो पहले हो जाए। पहले ये 5 साल था, इसको ध्यान रखेंगे। केंद्र सरकार ने 2019 में संशोधन करके 3 वर्ष कर दिया गया। अभी इसको याद रखेंगे अच्छे से, 3 साल, पहले 5 था। पुरानी किताबें होंगी तो अपडेट करिएगा। 3 वर्ष 65 से अधिक आयु वाला पद में नहीं आ सकता और पुनर्नियुक्ति नहीं की जाती है, यानी वह पद पर दोबारा से नहीं आ सकेगा। लेकिन अगर कोई सदस्य है तो क्या वो अध्यक्ष बन सकेगा? बन सकेगा, सेम पद पे दोबारा नहीं आ सकता। क्षेत्राधिकार, सभी केंद्रीय लोक प्राधिकरण और द्वितीय श्रेणी की अपील सुनने का इसका क्षेत्राधिकार होता है केंद्रीय वाले का। जितने भी केंद्रीय अभिकरण है उसके लिए डायरेक्ट, और बाकी द्वितीय श्रेणी में अपील जो होती है सेकंड श्रेणी की 90 दिन वाली, वहां पर यह काम करेगा। वेतन इनका, इसमें ऐसा है कि पहले वेतन मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बराबर था, ये भी प्रावधान चेंज हुआ है 2019 में, तो बहुत ध्यान से याद रखेंगे। 2,50,000 जो है ये है वेतन अभी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मुख्य का, और जो दूसरे हैं वो है 2,25, 10.5, 2,25 उनके लिए और 2,50 मुख्य के लिए। ये प्रावधान भी बदला है, निर्धारित करने की शक्ति केंद्र सरकार के हाथ में है। इसलिए पहले इसका प्रावधान निर्वाचन आयोग के वेतन के बराबर वाला था, ये चेंज हो गया है। पुरानी किताब होगी, अपडेट करिएगा।
फिर बात करते हैं पद मुक्ति कैसे हो सकती है। पद मुक्ति का प्रावधान धारा 14 में दिया है। पहले तो इस्तीफा दे सकते हैं, किसे दे सकते हैं? जिन्होंने नियुक्त किया है उन्हें दीजिए, यानी राष्ट्रपति को आप दे सकते हैं। दूसरा, पद से हटाना राष्ट्रपति द्वारा सिद्ध कदाचार यानी साबित हुआ यदि कदाचार तो हटाया जा सकता है। दूसरा क्या है? असमर्थता के आधार पर। असमर्थता, डिसेबल होना कई तरीके से हो सकता है, मेंटल डिसेबिलिटी हो सकती है या फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है। इन दोनों कारणों में उसमें पद से हटा सकने की शक्ति प्राप्त होगी। पर ध्यान रखेंगे यहाँ पे एक छोटी सी चीज है, राष्ट्रपति आमतौर पर आरोप लगने पर यदि कदाचार आदि का आरोप लगता है तो एक जांच करवाएंगे, जांच होगी सुप्रीम कोर्ट लेवल पर। तो यहाँ पर एक पॉइंट है कि राष्ट्रपति हटा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर, और यह सलाह बाध्यकारी होगी यानी राष्ट्रपति को माननी होगी। पर उसके अलावा और कुछ मामलों पर, जैसे कि साफ दिख रहा है कि व्यक्ति दिवालिया हो गया है, लाभ के किसी पद पर चला गया है, भारत की नागरिकता छोड़ दिया है, किसी भ्रष्ट आचरण का दोषी है वो खुद व्यक्ति, तो ऐसे आधार पर डायरेक्ट भी हटाया जा सकेगा। मुख्यालय मैं आपको पहले ही बताया नई दिल्ली में है। पहले व्यक्ति बने थे वजाहत हबीबुल्ला। अब कैसे याद रखेंगे आप जाने, बट वजाहत हबीबुल्ला साहब को जरूर याद रखें, ये पहले थे। वर्तमान में कौन है? हीरालाल सामरिया है। 2023 में इनकी नियुक्ति हुई थी, और जब नियुक्ति हुई थी खूब क्वेश्चन बने थे, डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी या दलित वर्ग समाज से आने वाला, ऐसा बोल करके इन पे खूब सारा न्यूज बनाया था, तो वो ध्यान रख सकते हैं, हीरालाल सामरिया जी। उसके बाद है सचिव कौन होगा? अपर सचिव रैंक का कोई अधिकारी इस विभाग में सचिव के रूप में काम करेगा। और इसका नोडल कौन है? सूचना का जो केंद्रीय वाला है उसका, तो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीओपीटी कहा जाता है। डीओपीटी को याद रख लेना, पूछता है ऐसे। अब आते हैं हमारे पास अध्याय 4 में है राज्य सूचना आयोग। जैसे केंद्रीय पढ़ा उसी श्रेणी में राज्य सूचना, ये है हमारी बिल्डिंग। रायपुर जाएंगे, नवा रायपुर, तो आपको दिख जाएगी। तो राज्य सूचना आयोग 15 से 17 के बीच में बताया गया है। इसमें उल्लेख कहाँ मिलता है? अध्याय 4। कहाँ है उल्लेख बोलेगा? अध्याय 4। कौन सी धाराओं में है? तो धारा है 15 से लेकर 17 के बीच। धारा 15 राज्य सूचना आयोग के गठन की जानकारी देता है। वो भी कहता है कि इसको अधिनियम 2005 के अधीन बनाया गया है। इसकी संरचना में भी वही है, एक अध्यक्ष, 10 सदस्य। अध्यक्ष को क्या कहा जाएगा? राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, और बाकी कहलाएंगे सूचना आयुक्त। नियुक्ति कौन करेगा? वहां राष्ट्रपति कर रहे थे, यहाँ राज्यपाल करेंगे। सलाह सेम टू सेम स्ट्रक्चर, वहां प्रधानमंत्री दे रहे थे, यहाँ मुख्यमंत्री, उनके द्वारा नियुक्त एक कैबिनेट मिनिस्टर, और विपक्ष दल का नेता विधानसभा हो जाएगा, वहां लोकसभा था। तो अभी ध्यान रखेंगे, शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल महोदय। वेतन कितना है? सबके लिए फिक्स कर दिया है, 2,25,000। पहले मुख्य सचिव के बराबर था, ये प्रावधान भी बदला है, सबके लिए 2,25,000 हो गया है, चाहे वो किसी भी मुख्य हो या अन्य हो। कार्यकाल यहाँ भी चेंज हुआ है, 3 साल हो गया है, पहले 5 साल 65 वाला था, 3 साल या 65 की आयु। पुनर्नियुक्ति का प्रावधान हटा दिया गया है, ध्यान रखेंगे, एक ही पद पर पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकेगी। तो छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का कब से कार्य में है? अक्टूबर 2005 से। पहले आयुक्त कौन थे? A.K. विजयवर्गीय। और वर्तमान में कौन है? अभी किसी की नियुक्ति नहीं हुई है, ये 2022 से पेंडिंग पड़ा हुआ है। अभी हमारे पास सिर्फ 2 ही आयुक्त हैं जिनके सहारे चल रहा है। मुख्यालय नवा रायपुर में ये बिल्डिंग जो आप देख पा रहे हैं, अशोक विजयवर्गीय साहब छत्तीसगढ़ के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे। और यदि देखें तो हमारे दूसरे मुख्य सूचना आयुक्त जो है वो सर्जियस मिंज थे। सर्जियस मिंज जो है, सर्सियस लिखा गया, सर्जियस मिंज है, करेक्ट कर लीजिएगा, वो थे। तो ये 2 है हमारे जिनको आपको जरूर याद रखना है। जिला स्तरीय समिति भी गठित होती है, इसे भी थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। क्यों जरूरी है? ये देखने के लिए कि जिला स्तर पर आरटीआई एक्ट यदि फाइल हुआ है, कोई जानकारी मांगा है, तो उसका प्रगति क्या है ये जानने के लिए। इसमें अध्यक्ष खुद जिला कलेक्टर होते हैं, जबकि इसके सदस्यों में देखें तो एसपी साहब होते हैं, यानी पुलिस अधीक्षक होंगे, जिला पंचायत के सीईओ होंगे, जिला प्रेस क्लब का अध्यक्ष होगा, जिला बार एसोसिएशन, यहाँ बार एसोसिएशन का मतलब है न्यायालय का जो अपना वकीलों का संगठन होता है वो बार एसोसिएशन कहलाता है, वो होगा। अच्छा वो बता दिया ना, ठीक है। एक समाज सेवी होगा, और शासन द्वारा नामांकित एक एनजीओ के व्यक्ति जो हैं वो भी होंगे इसके प्रतिनिधि के रूप में। फिर आते हैं अध्याय और धाराएं। तो अध्याय 1 प्रारंभिक प्रावधान, इसमें संक्षिप्त नाम और प्रारंभ था, वो मैं आपको ऑलरेडी बताया। परिभाषाएं मैं आपको बता दिया जो जरूरी थी। अध्याय 2 में है लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं, वो कौन कौन से लोक प्राधिकारी होंगे और क्या क्या चीजें हैं। धारा 3 में सूचना का अधिकार क्या है बताया गया है। 4 में बताया गया है वो कौन से लोक प्राधिकारी हैं जो जानकारी देने के लिए बाध्य होंगे। धारा 5 में बताया गया है लोक सूचना अधिकारियों का पद नाम, डेजिग्नेशन नेम बताया गया है। धारा 6 में सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध किस तरह से किया जाएगा, वो अनुरोध का निपटारा कितने दिन में किया जाएगा, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। धारा 7 में है। धारा 8 सूचना प्रकट करने से छूट, कुछ मामलों में सूचना प्रकट नहीं की जा सकेगी, वो धारा 8 है, मैं आगे इसे डिटेल में बताऊंगा। धारा 9 में बताया गया है कतिपय मामलों में अस्वीकृति,
यानी कुछ मामलों में आप मना कर सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं सूचना देने को, ये धारा 9 में है। धारा 10 में पृथक्करणीयता, यानी कि सूचना को सेपरेट करके देना, और डिटेल बताऊंगा इसकी। धारा 11 है पर व्यक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी, आगे डिटेल में, अभी सिर्फ धाराओं को देखें उनके नाम के साथ। धारा 12 केंद्रीय सूचना आयोग का गठन, यह अध्याय 3 के भीतर आता है, जो कि हम डिटेल में अभी पढ़ के आए। धारा 14 के भीतर यदि देखें तो पद अवधि शर्त आदि बताया गया है। 15 के भीतर जाएंगे सूचना अधिकारी को पद से हटाना बताया गया। फिर आते हैं आगे, धारा अध्याय 4 के भीतर राज्य सूचना आयोग गठन मैं बताया, पद अवधि और सेवा में आपको अभी बता चुका हूं, पद से हटाना मैं ऑलरेडी अभी एक्सप्लेन करके आया हूं जस्ट पहले। अध्याय 5 में सूचना आयोग की शक्तियां, और सबसे ज्यादा इसी में धाराएं मौजूद हैं। धारा 18 शक्ति और कृत्य, 19 अपील, धारा 20 में शास्ति या दंड के प्रावधान, और बाकी सारी धाराएं यहाँ। 21 के रूप में यदि देखें सद्भावनापूर्ण कार्यवाही संरक्षण, धारा 22 अधिनियम का अध्यारोही प्रवाह, ये सब आपसे क्वेश्चन बहुत कम संभावना है जो बनेंगे वो मैं डिटेल में बताऊंगा। धारा 23 न्यायालय की अधिकारिता, ये रट्टा मारने का हिस्सा है, इसमें कुछ नहीं कर सकते आप। धारा 24 कतिपय संगठन में लागू ना होना, धारा 25 मॉनिटरिंग और रिपोर्ट, धारा 26 सरकार द्वारा समुचित कार्यक्रम तैयार करना, धारा 27 नियम बनाने की शक्ति किसे दी गई है, सरकार को, धारा 28 सक्षम प्राधिकारी की शक्ति क्या होगी, धारा 29 नियमों का रखा जाना, धारा 30 में है कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति, और धारा 31 में है निरसन। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि धारा के रूप में एज इट इज, इनसे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, कोशिश कर सकते हैं, जो अध्याय जरूरी है, जो धाराएं जरूरी है, तो यहां समझें। जैसे धारा 8 सूचना प्रकट करने से छूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट धारा है। देश की एकता और अखंडता पर संकट यदि उत्पन्न करता है मांगा गया सूचना, तो उसे नहीं दिया जाएगा। धारा 8 के भीतर दूसरा प्रावधान है कैबिनेट बैठक के संदर्भ में कभी सूचना नहीं दी जाएगी। यहाँ कैबिनेट बैठक से हमारा अभिप्राय है प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट, मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट। वहां जब तक कोई तथ्य सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर नहीं लाया जा सकता, आप उसके संदर्भ में सूचना प्राप्त करना चाहें तो भी नहीं दिया जाएगा। विदेशी सरकार से विश्वास में रख करके प्राप्त की गई कोई जानकारी आपसे साझा नहीं की जाएगी। किसी के जीवन को संकट में डाल सके ऐसी कोई सूचना आपको नहीं दी जाएगी। न्यायालय ने जिसे प्रतिबंधित किया है कि ये सूचना नहीं दी जानी चाहिए, वो सूचना आपको नहीं दी जाएगी। संसद या राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार का उल्लंघन, हमारे सांसदों विधायकों को कुछ विशेषाधिकार मिला रहता है, उस विशेषाधिकार का उल्लंघन करने वाली कोई सूचना आपको कभी भी नहीं दी जाएगी। ध्यान रखिए, किसी अपराधी के खिलाफ जांच या गिरफ्तारी को प्रभावित करने वाली सूचना नहीं दी जाएगी। इट्स लाइक कि आप पूछ रहे हैं सवाल कि बताइए दाऊद इब्राहिम को गिरफ्तार करने के लिए भारतीय सेना कौन सा ऑपरेशन करने वाली है, पहले से बता दो। सूचना के अधिकार के तहत वो अलर्ट नहीं चला जाएगा, तो वो सब नहीं देना है। रक्षा, अनुसंधान, डिफेंस आदि से जुड़ी हुई कोई चीजें आपको सूचना के रूप में नहीं दी जाएगी। हालांकि इसमें कहा भी गया है कि कोई सूचना जो दिए जाने योग्य हो सकती है 20 साल बीत जाने के अवसर पर आपको वापस साझा की जा सकती है, यदि बहुत जरूरी हुआ तो। यदि उस प्रावधान को हुए 20 साल हो चुका है तो आपसे साझा किया जा सकेगा। पर ध्यान रखें, ये 8 प्रावधान आपको जरूरी है याद रखना। रक्षा अनुसंधान वाला तो बहुत जरूरी है। अग्नि मिसाइल की सूचना आप मांग रहे हो, घर में मिसाइल बना रहे हो, गलत बात, तो ये नहीं हो सकता। धारा 9 पे आते हैं, कतिपय मामलों में सूचना देने से साफ मना करना। तो ध्यान रखें, यदि आपने जिस फॉर्मेट में सूचना मांगी है उस फॉर्मेट में यदि सूचना दिया जाना पॉसिबल नहीं है, जैसे आपने सैंपल में मांगा है और सैंपल अभी उपलब्ध ही नहीं है, तो ऐसे मामलों में आपको सूचना देने से अमान्य भी किया सकता है। कोई चीज जो सैंपल दे के समझाई जा सकती है, आप उसकी जानकारी लिखित रूप में चाह रहे हैं, नहीं पॉसिबल है, तो मना किया जा सकता है। तो कतिपय मामलों में सूचना देने की अस्वीकृति का अधिकार मिल जाता है। सूचना को उसी रूप में दिया जाएगा जिस रूप में उसे मांगा गया, और अगर पॉसिबल नहीं है तो ये मना किया जाएगा। पर अगर आप मना करते हैं, लोक प्राधिकरण के संसाधनों का दुरुपयोग हो सकता है, अगर आपको ये डर लग रहा है, अगर आप मना कर रहे हो तो आप ध्यान रखें, ये जानकारी देंगे कि मना करने का आदेश किसने दिया, किस आधार पर दिया, और हम किस आधार पर और अपील कर सकें कि हमें यह सूचना फाइनली प्राप्त हो सके। ये जानकारी देना भी लोक सूचना अधिकारी की बाध्यता बताया गया है। धारा 11, उस पर बाद में आते हैं, पहले धारा 10 देखते हैं। धारा 10 है पृथक्करण। पृथक्करण का क्या मतलब है? कोई एक सूचना है जो बहुत बड़ी सी सूचना है, उसका एक छोटा हिस्सा आपको चाहिए, पर डॉक्यूमेंट उसका बड़े रूप में तैयार किया गया है, और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपके द्वारा मांगी गई सूचना के उसी हिस्से को अलग करके दिया जा सके। ऐसी स्थिति में आता है पृथक्करण का नियम। यदि दिया जा सकता है अलग करके, तो ऐसा सूचित करके आपको दिया जाएगा, और अगर नहीं दिया जा सकता
तो हो सकता है आपको जो अनुरोध आपने किया है उसके लिए डिनाई कर दिया जाए और कह दिया जाए कि ये पृथक कर पाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में भी आवेदक को सूचना दी जाएगी कि मांगे गए अभिलेख को आप साझा नहीं कर सकते या केवल वही हिस्सा भेज रहे हैं जितना हिस्सा आपने मांगा था, बाकी हिस्सा यहाँ उपलब्ध नहीं है। और यह भी बताना जाएगा कि छूट वाली सूचना वाले हिस्से को अलग करने के पीछे का क्या कारण है। यह भी बताया जाएगा कि पूरी सूचना आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। निर्णय देने वाले अधिकारी को अपना नाम और पदनाम बताना पड़ेगा। आवेदक को फीस की रकम बताई जाएगी कि अन्य सूचना पाने के लिए आपको कितना शुल्क लग सकता है, तो ये याद रखेंगे। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट धारा पर, धारा 11, पर व्यक्ति सूचना। पर व्यक्ति मतलब कौन होता है? थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन कौन है? थर्ड पर्सन का सीधे सा मतलब है, एक व्यक्ति तो वो होता है जिसके बारे में सूचना मांगी जा रही है, दूसरा व्यक्ति वो होता है जिससे सूचना मांगी जा रही है। एक व्यक्ति है, उसने किसी एक के बारे में सूचना मांगी और किसी एक से सूचना मांगी, पर यदि आप इन दोनों कैटेगरी में नहीं आते, कोई तीसरे ही व्यक्ति के बारे में उसमें सूचना का उल्लेख है, तो वो कहलाएगा पर व्यक्ति या थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के बारे में कभी सूचना साझा नहीं की जाती। कुछ कंडीशन है जहां पर ये पॉसिबल हो सकेगा। कैसे? तो उसके प्रावधान बताते हुए बोला गया है कि यदि किसी पर व्यक्ति के बारे में सूचना मांगी जाए, किसी थर्ड पर्सन के बारे में सूचना मांगी जाए, तो जैसे ही ये आवेदन प्राप्त होगा, उस आवेदन प्राप्त होने के 5 दिन के भीतर आप थर्ड पर्सन को सूचित करेंगे कि आपके बारे में जानकारी मांगी गई है। छत्तीसगढ़िया में कहूँ तो थर्ड आदमी जो रही, थर्ड पर्सन हमारा, बोला कहो भाई तोर बारे में पूछा थे, 5 दिन में जो ना उसको आपको बताना ही होगा। अब ये जो थर्ड पर्सन है, ये 10 दिन के भीतर जवाब देगा कि उसके बारे में सूचना दी जाए या ना दी जाए। और यदि उसका उत्तर ना है तो उसके बारे में कोई सूचना नहीं दी जाएगी। हाँ है तो आप सूचना दे सकेंगे, पर यदि वो चुप रहता है, ना तो हाँ कहता है ना, तो ये सूचना अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वो इस पर क्या फैसला ले। 40 दिन के भीतर वो चाहे तो थर्ड पर्सन के बारे में सूचना दे भी सकता है, चाहे तो नहीं भी दे सकता है, ये ध्यान रखेंगे। तो थर्ड पर्सन पे 5 दिन में ही उसको सूचित करना पड़ेगा थर्ड पर्सन को। वो 10 दिन में पहले जवाब देगा, और अगर 10 दिन में जवाब नहीं आया तो फिर जिम्मेदारी आएगी लोक सूचना अधिकारी को। मेरे ख्याल से क्लियर है थर्ड पर्सन के लिए सूचना? बहुत बढ़िया। फिर आगे बढ़ते हैं। पृथक्करण में ऑलरेडी बता दिया। वो कौन से प्रावधान है जिन पे लागू नहीं है? आईबी यहाँ पे 27 है टोटल। मैं इसको स्क्रीनशॉट लेने के लिए छोड़ देता हूं। अब 27 है, सारे के 27 से 27 याद कर लेंगे अगर कर सकते हैं तो। ये सारे 27 है वो प्रावधान जिसमें आप देख सकते हैं जिनको सूचना देने से छूट प्राप्त है। पर मैं आपको बताया अधिकतम 20 साल बीत जाने पर आप सूचना प्राप्त कर सकेंगे। तो ये वो प्रावधान थे जिनकी जानकारी सूचना का अधिक। इससे बाहर आपका कोई प्रश्न नहीं जाने वाला इस एक्ट से। धाराएं याद करने की इच्छा हो तो सारी धाराएं याद करिए, वरना जिन धाराओं को यहाँ मैंने मेंशन किया है उतने से आपके हर सवाल बन जाएंगे। तो ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही और जानकारी लेकर के मैं मिलता रहूंगा आपसे। नाम याद है? शेखर, संस्था का नाम है नॉलेज हब। मिलते हैं आपसे। थैंक यू।